हमारा सोलर सिस्टम जिसमें 8 प्लैनेट्स और एक ड्वार्फ प्लैनेट मौजूद है, जिन पर मैं ऑलरेडी बहुत अमेजिंग वीडियोस बना चुकी हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन प्लैनेट्स को ढूंढने में हमें 1 लाख साल से ज्यादा का वक्त लग गया। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 लाख साल से ज्यादा का वक्त। एक अंदाजे के मुताबिक इंसान को जमीन पर आए हुए 1 लाख साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन इतने लंबे अरसे में पहली बार हमारे सोलर सिस्टम के पहले और सबसे छोटे प्लैनेट मरकरी को 256 BC में डिस्कवर किया गया, जिसको पहली बार 1639 में टेलीस्कोप की मदद से देखा गया। उसके बाद 1610 में वीनस, मार्स, सैटर्न को डिस्कवर किया गया। उसके बाद 18वीं सदी तक हम ये ही समझते थे कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 6 प्लैनेट्स ही मौजूद हैं। लेकिन 13 मार्च 1781 में यूरेनस को, 23 सितंबर 1846 में नेपच्यून को और 18 फरवरी 1930 में प्लूटो को ढूंढा गया। लेकिन अभी तक हमने इन तमाम प्लैनेट्स पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट को नहीं भेजा था। और फिर 1957 में रशिया ने पहली बार एक सैटेलाइट को स्पेस ने भेजा। उसके बाद 12 सितंबर 1959 को ल्यूना 2 स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजा गया। और फिर 20 जुलाई 1969 को नासा ने इंसानों को चांद पर भेजा। उसके बाद 5 सितंबर 1977 में वॉयेजर 1 और 16 अगस्त 1977 में वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया, जिनके जरिए हमने अपने सोलर सिस्टम के गैस जायंट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में बहुत कुछ जाना। उसके बाद 19 जनवरी 2006 को न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, जो 16 जुलाई 2015 को प्लूटो पर पहुंचा, जिसके जरिए हमने पहली बार प्लूटो को देखा। और 1994 में लॉन्च किया गया हबल टेलीस्कोप, 2009 में लॉन्च किया गया केपलर स्पेस टेलीस्कोप और कई दूसरे टेलीस्कोप की मदद से हमने हमारी कायनात के बारे में बहुत कुछ जाना। और हमें ये पता चला कि हमारी कायनात में हमारी जमीन के जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं। यहाँ जिंदगी मौजूद हो सकती है, लेकिन वो हमसे इतनी दूर हैं, जहाँ हम इंसानों के लिए जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे करीब वाला स्टार है, जो हमसे करीब 4 लाइट ईयर दूर है, यहाँ पर पहुँचने में हमें 54,000 साल लग जाएंगे। यहाँ पहुँचना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, जितनी डिस्कवरीज हमने पहले 60 सालों में की हैं, जिनके बारे में मैंने वीडियो में बताया है, इतनी डिस्कवरीज इंसान 1 लाख सालों में नहीं कर पाया कि हम हमारे सोलर सिस्टम के बाहर दूसरे प्लैनेट्स पर जा सकें। लेकिन कैसे, इसके बारे में आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम पाकिस्तानी स्पेस में बहुत ज्यादा पीछे हैं। पाकिस्तान में रहने वाला हर एक आदमी और स्टूडेंट, चाहे वो स्कूल में पढ़ता है या कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, उसे स्पेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा दुख की बात है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए हम स्पेस के इन्फॉर्मेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट इंतहाई आसान वर्ड्स में पहुंचा रहे हैं। तो अगर आप हमें इस मकसद में सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्फा सेंटोरी, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे करीब वाला सोलर सिस्टम है, जिसमें 3 स्टार्स हैं, जिसमें अल्फा सेंटोरी A और B, जो एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं, जिसे बाइनरी स्टार सिस्टम भी कहते हैं। और तीसरा अल्फा सेंटोरी C, जिसे प्रोक्सिमा सेंटोरी भी कहते हैं, जो एक रेड ड्वार्फ स्टार है, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे करीब वाला स्टार है, जो हमसे करीब 4.2 लाइट ईयर दूर है। लेकिन 2014 में साइंसदानों ने प्रोक्सिमा सेंटोरी को ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट प्रोक्सिमा B को डिस्कवर किया, जो हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। अगर आप हैबिटेबल जोन के बारे में नहीं जानते, तो इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइंसदानों के मुताबिक हैबिटेबल जोन में होने की वजह से इस प्लैनेट पर पानी का बहुत बड़ा समुंदर हो सकता है, और आने वाले वक्त में ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर पहला ऐसा प्लैनेट हो सकता है, जहां पर हम इंसान कोई स्पेसक्राफ्ट भेज सकें। 2006 में लॉन्च किया गया न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट 5 अरब किलोमीटर का सफर तय करते हुए 9 साल बाद सन 2015 में
प्लूटो तक पहुंचा, जिसकी स्पीड 84,000 किलोमीटर फी घंटा थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसकी स्पीड से हम सिर्फ 30 मिनट में जमीन का एक चक्कर लगा सकते हैं। अगर इसी स्पीड से किसी स्पेसक्राफ्ट को प्रोक्सिमा बी तक भेजा जाए तो उसे वहाँ पहुँचने में 54,000 साल लग जाएंगे, जिसका मतलब है कि हम आज की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके वहाँ नहीं पहुँच सकते। लेकिन ये चीज मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि साइंसदान एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट पर वर्किंग कर रहे हैं जिसके जरिए हम प्रोक्सिमा बी पर पहुंच सकेंगे सिर्फ 20 सालों में, जिसका नाम है ब्रेक थ्रू स्टारशॉट। इस कॉन्सेप्ट का आगाज सन 1985 में हुआ था, जब एक साइंसदान रॉबर्ट एल फॉरवर्ड ने स्टार विस्प का आइडिया दिया, जो एक अल्ट्रा लो मैस इंटरस्टेलर प्रॉब है जिसको माइक्रोवेव बीम के जरिए आगे धकेला जाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट में 100 मीटर चौड़ा कार्बन फाइबर सेल लगा होगा जो बहुत ज्यादा पतला होगा, और इसके सेंटर में एक बहुत ही छोटी नैनो स्केल कंप्यूटर सर्किट लगी होगी जिसके अंदर कैमरास और बाकी सेंसर्स लगे होंगे। और ऐसा सोचा गया कि स्पेसक्राफ्ट का वजन 1.08 किलोग्राम होगा। इस आइडिया के मुताबिक ये माइक्रोवेव बीम इस स्पेसक्राफ्ट को रोशनी की रफ्तार के 10% हिस्से के बराबर इस स्पेसक्राफ्ट को आगे धकेलेगी, यानी कि इसकी रफ्तार 30,000 किलोमीटर फी सेकंड होगी। इस प्रोग्राम को लाइट सेल और सोलर सेल भी कहते हैं। ये आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन इतनी रफ्तार से हमें प्रोक्सिमा बी तक पहुंचने में 40 साल लग जाएंगे, और इतने अरसे में इस मिशन पर काम करने वाले साइंसदान बूढ़े होकर मर जाएंगे। तो हमें इससे कुछ अच्छा और बेहतर आइडिया चाहिए था जो इससे कई गुना ज्यादा फास्ट हो। तो यहीं से कंसेप्ट मिला ब्रेक थ्रू स्टारशॉट का। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले हम पहले ये जानते हैं कि सोलर सेल्स और लाइट सेल्स क्या होते हैं। लाइट सेल्स और सोलर सेल ऐसे सेल्स हैं जो रोशनी की मदद से आगे बढ़ते हैं। ये सेम उसी तरह है जैसे एक बोट के सेल्स में हवा के टकराने की वजह से वो बोट आगे बढ़ती है। ठीक उसी तरह एक लाइट सेल में लाइट के पार्टिकल्स उस स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को तेज करके उसे आगे की तरफ धकेलते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट का वजन स्पेस में 400 किलोग्राम था। ये स्पेसक्राफ्ट 84,000 किलोमीटर की रफ्तार से स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, जो बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन ये इतना भी ज्यादा तेज नहीं है कि इससे हमारे सोलर सिस्टम के बाहर ट्रेवल किया जा सके। लेकिन सोलर सेल्स बहुत ज्यादा फास्ट हैं। इस स्पेसक्राफ्ट की सबसे ज्यादा खास बात ये है कि ये किसी भी तरह के फ्यूल से नहीं चलता, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट का वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। दूसरे स्पेसक्राफ्ट में स्पीड को बढ़ाने के लिए फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े फ्यूल टैंक लगाने पड़ते हैं, और इसी से स्पेसक्राफ्ट का वजन बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमारा सोलर सिस्टम से बाहर ट्रेवल करना नामुमकिन है। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्रेक थ्रू आउट स्टारशॉट की, जो एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है हमारे सोलर सिस्टम से बाहर ट्रेवल करने के लिए, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ब्रेक थ्रू आउट स्टारशॉट में फ्यूल की जरूरत नहीं होती। इसमें 4 मीटर चौड़े सेल्स लगे होंगे जो बहुत ज्यादा पतले होंगे, और इसके सेंटर में एक बहुत ही छोटी नैनो सर्किट चिप लगी होगी जिसके अंदर कैमरास, सेंसर्स और बैटरीज लगी होंगी, और यही हमारा मेन स्पेसक्राफ्ट होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि ये स्पेसक्राफ्ट चलेगा कैसे। जैसे कि मैंने बताया कि लाइट सेल्स और सोलर सेल्स सूरज से निकलने वाले सोलर पार्टिकल्स से चलते हैं, लेकिन ब्रेक थ्रू आउट स्टारशॉट लाइट के पार्टिकल से नहीं बल्कि विजिबल लाइट लेजर से चलेगा, जिसको जमीन पर बने लेजर फील्ड के जरिए पुश किया जाएगा। ये लेजर इस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को 1 घंटे के अंदर रोशनी की 20% स्पीड के बराबर पहुंचा देगी, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 60,000 किलोमीटर फी सेकंड होगी, और ये सिर्फ 20 सालों में ही प्रोक्सिमा बी तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम भी है कि हम स्टारशॉट को लाइट के 20% से चला तो सकते हैं, लेकिन इसे इसकी डेस्टिनेशन पर रोका नहीं जा सकता। यानी कि ये प्रोक्सिमा बी पर पहुंचकर वहां रुकेगा नहीं, बल्कि आगे निकल जाएगा। यानी कि स्पेसक्राफ्ट के पास कुछ नैनो सेकंड्स ही होंगे उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए। इसलिए रशिया के अरबपति यूरी मिलनर, जो ब्रेक थ्रू आउट इनिशिएटिव के मेन लीड हैं, इनका प्लान है एक के बजाय
हजारों नैनोक्राफ्ट्स को लॉन्च करने का, जिसकी वजह से हम प्रॉक्सिमा बी का प्रॉपर डाटा कलेक्ट कर सकें। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, स्टार प्रोग्राम अभी भी शुरू क्यों नहीं किया गया? साइंसदानों ने कई सोलर सेल्स के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिसमें जेक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी 2010 में इकारोस को लॉन्च किया और दी प्लेनेटरी सोसाइटी ने लाइट सेल को लॉन्च किया था। लेकिन ये स्टार शूट सोलर सेल से काफी अलग है। इसको बनाने की टेक्निक आज हमारे पास नहीं है। स्टीफन हॉकिंग और बाकी बड़े बड़े साइंसदानों ने इस आइडिया को सपोर्ट किया है और सबसे खास बात ये है कि ये ब्रेक थ्रू स्टार शूट आने वाले 20 सालों में एक हकीकत बन जाएगी। यानी आने वाले 50 सालों में हमारे पास प्रॉक्सिमा बी की तस्वीरें होंगी, यानी कि पहली बार हम जमीन के जैसी कोई दूसरी दुनिया को देख पाएंगे। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर स्पेस की इन्फॉर्मेशन को फैला सकें। और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 4000 लाइक्स। टारगेट कंप्लीट होने पर मैं हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी प्लेनेट नेपच्यून पर बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर हाजिर होंगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।